नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। शुरुआत करते हैं एक ऐसी खबर के साथ जो दुखद खबर और पूरा राजस्थान स्तब्ध है, क्योंकि दप्पू खान अलविदा कह गए। ख्यातनाम अंतर्राष्ट्रीय लोक कलाकार थे दप्पू खान। नम आंखों से दप्पू खान को अंतिम विदाई दी गई। जैसलमेर के भारली गांव में सुपुर्दे खाक किया गया। कई ग्रामीण और लोक कलाकार उनकी अंतिम विदाई में शामिल हुए। गुणसार लोक संगीत संस्थान ने भी नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। मुमल गीत से मशहूर हुए। अमेरिका के व्हाइट हाउस में भी प्रस्तुति दी। दप्पू खान की आवाज बरबसी सैलानियों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती थी। दप्पू खान को कोक स्टूडियो और मुमल गाने से भी प्रसिद्धि मिली थी और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अंतिम दर्शन के लिए जब काफी संख्या में लोग वहां पहुंचे और उसके बाद उनको सुपुर्दे खाक किया गया। नम आंखों के साथ अंतिम विदाई दप्पू खान को दी। और अब बात करते हैं प्रदेश की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर की। दरअसल बीटीपी की पूर्वी राजस्थान में दस्तक देने की तैयारी। पूर्वी राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव में उतर सकती है बीटीपी। पूर्वी राजस्थान के प्रमुख आदिवासी नेता संपर्क में हैं। आदिवासी कार्ड चल सकती पूर्वी राजस्थान के अंदर बीटीपी। आपको बता दें कि आदिवासी अंचल और उदयपुर के अंदर जिस तरीके से बीटीपी ने बीते चुनाव यानी कि 2018 के चुनाव में धमक दिखाई और 2 विधायक जीत कर आए, उसके बाद शायद बीटीपी अपने दायरे को बढ़ाना चाहती है और इसीलिए पूर्वी राजस्थान में भी दस्तक देने की बीटीपी तैयारी कर रही है। पूर्वी राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव में बीटीपी उतर सकती है। इस दौरान प्रमुख आदिवासी नेताओं से संपर्क भी लगातार बनाए हुए हैं। आदिवासी कार्ड को पूर्वी राजस्थान में बीटीपी चलाने की पूरी कोशिश करें। और अब बात करते हैं भरतपुर डिप्टी मेयर की। आसमान से गिरे खजूर में अटके, कुछ ऐसी ही कहानी हो चली। कभी 2 बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके, कांग्रेस जिला अध्यक्ष जैसे पद पर भी डिप्टी मेयर रह चुके, लेकिन अब एक मंत्री के साथ पीछे आते हैं नजर। हालांकि कई होर्डिंग्स में मेयर से पहले लगवा लिया अपना फोटो, लेकिन मन माफिक सम्मान नहीं मिल पा रहा है। जिसका करते थे वो कि इस तरीके से उनको सम्मान मिलेगा, और अब वो खुद को असहज महसूस करते नजर आते हैं। हालांकि कुछ पोस्टर, बैनर, होर्डिंग्स के अंदर उन्होंने अपना फोटो तो पहले लगवा लिया है, लेकिन अभी भी मन माफिक सम्मान उनको नहीं मिल पा रहा और एक मंत्री के साथ पीछे चलते हुए वो नजर आते। और अब बात करते हैं भरतपुर रोडवेज डिपो के एक अजीबो गरीब फरमान की। दरअसल 500 रुपए दो और चूरमा लो। जी हां, चूरमा 500 रुपए में दिया जा रहा है। दरअसल डिपो के एमओ राकेश सैनी के प्रमोशन पर यह प्रोग्राम रखा गया, जिसमें उगाए गए एक परिचालक से 500 रुपए। हालांकि इतनी रकम देकर परिचालक भी परेशान हो गए थे, लेकिन भला करे भी तो क्या करे, क्योंकि सहायक टाइम कीपर का यह फरमान जो था, अब अगर इस फरमान को तामील ना किया जाए तो ड्यूटी बदल सकती है। ड्यूटी को इधर या उधर किया जा सकता है। तो सभी ने सोचा चलिए 500 रुपए में ही सही चूरमा खाने को मिलेगा, ड्यूटी भी बनी रहेगी। और बात करते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का मेवाड़ कनेक्शन। हाल ही के दिनों में कई बार चित्तौड़गढ़ का उन्होंने भ्रमण किया, कई बार परिवार सहित किया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग का भी भ्रमण। चित्तौड़गढ़ में तीरथ सिंह रावत का एक अजीज मित्र है। परिवार के साथ ही तीरथ सिंह रावत ने अपने पल यहां पर बिताए थे। तीरथ बने थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। यहां पर भी जश्न का माहौल नजर आया। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन से चित्तौड़गढ़ के उनके मित्र जुड़े हुए हैं। जल्दी फिर से चित्तौड़गढ़ का भ्रमण मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कर सकते हैं। हालांकि मित्र नहीं करते तीरथ सिंह रावत से अपनी दोस्ती का बखान। मंदिरों में दर्शन और पुरातत्व महत्व की जानकारी रखना तीरथ सिंह का शौक है और मेवाड़ की संस्कृति को करीब से जानने को लेकर वो उत्सुक भी नजर आते हैं। यानी कि आप मानकर चल सकते हैं कि जल्द ही आपको तीरथ सिंह रावत एक बार फिर से चित्तौड़गढ़ के दौरे पर नजर आ सकते हैं। और अब आपको बताते हैं सोशल मीडिया पर नेताओं की टीम और बीजेपी की अंदरूनी सियासत। दरअसल पिछले कई महीनों से सोशल मीडिया पेज चर्चाओं में है।
गजेंद्र सिंह शेखावत के नाम पर बनी टीम गजेंद्र सिंह शेखावत मिशन 2023। अर्जुन सिंह राजावत बने हुए हैं इस मिशन के संयोजक, जिसने टीम गजेंद्र सिंह शेखावत मिशन 2023 नाम से पेज बना रखा है। इस संगठन में किसी व्यक्ति की बाकायदा नियुक्ति भी की गई। श्रवण सिंह चारण नाम के व्यक्ति को एक विधानसभा का प्रभारी भी बनाया गया, जिसने शेखावत के साथ स्वयं की फोटो भी फेसबुक पर पोस्ट की। लेकिन खुद गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस तरीके के पेज का खंडन कर दिया है। शेखावत ने भी फेसबुक पोस्ट डालकर खुलकर इसका खंडन किया। शेखावत ने अपने फेसबुक पोस्ट पर जरूरी सूचना करके एक पोस्ट डाला और लिखा कि सोशल मीडिया पर तथाकथित मिशन 2023 की पूर्ति के लिए मेरी टीम में विधानसभा प्रभारी नियुक्ति से संबंधित पोस्ट देखने को मिली। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ऐसा कोई मिशन या ऐसी कोई टीम अस्तित्व में नहीं। ये कुछ शरारती तत्वों द्वारा मेरी छवि को धूमिल करने, बीजेपी को कमजोर करने वाली शक्तियों का षड्यंत्र है। आप सभी से ऐसी अफवाहों पर ध्यान न देने का निवेदन किया गया। बीजेपी राजस्थान की जानकारी में भी ये पोस्ट डाला गया। वहीं अब आपको बताते हैं, दो प्रदेशाध्यक्षों के बीच ट्विटर पर लोकप्रियता कही या जंग कही। बात हम कर रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा और सतीश पूनिया की। एक पीसीसी चीफ तो दूसरे प्रदेश बीजेपी के मुखिया हैं। दोनों ही नेताओं का सियासी अंदाज बिल्कुल अलग अलग है। इत्तेफाक से दोनों ही आते प्रदेश के बड़े वोट बैंक जाट समाज से, लेकिन दोनों के फॉलोअर्स को लेकर चर्चाएं अक्सर होती हैं। गोविंद सिंह डोटासरा ट्विटर पर टॉप पर है। वो 703K यानी कि 7,03,000 फॉलोअर के साथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। दूसरे तरफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया हैं, जिनके फॉलोअर 193K यानी कि 1,93,000 है। हालांकि सतीश पूनिया ने एक साल में अच्छा खासा इजाफा किया है, लेकिन जब कंपैरिजन गोविंद सिंह डोटासरा के साथ किया जाए तो फिर काफी पीछे नजर आते हैं और गोविंद सिंह डोटासरा के फॉलोअर्स में लगातार इजाफा भी हो रहा है। बहरहाल विधानसभा चुनाव तक ट्विटर पर कौन किसे कितनी शिकस्त दे पाएगा, 3 साल का लंबा वक्त तो इस वक्त में सोशल मीडिया में उतार चढ़ाव भी कद को काफी हद तक तय करेगा। लेकिन सोशल मीडिया की जब बात हो तो वसुंधरा मैडम सबसे आगे है। राज्य के बीजेपी नेताओं में वो सबसे आगे हैं। ट्विटर पर 4.3 मिलियन फॉलोअर के साथ वो सबसे आगे हैं, यानी कि 40 लाख या सीधा सीधा कहें 43 लाख फॉलोअर के साथ वो सबसे आगे हैं। वसुंधरा राजे की पिछले दिनों की सक्रियता ने और भी फॉलोअर्स को बढ़ा दिया है। मैडम की इस लोकप्रियता से कुछ लोग खासे परेशान हैं। और अब बात करते हैं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की, जिन्होंने जमकर ठुमके लगाए। फागु उत्सव में विधायक अभिनेश महर्षि और वासुदेव चावला के साथ वो ठुमके लगाते यानी कि नाचते नजर आए। राठौड़ का फागु उत्सव पर डांस सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कल रात चूरू में फागु उत्सव के दौरान ठुमकों की चर्चाएं भी हुई। क्षेत्र के प्रमुख नेता अभिनेश महर्षि की भी साथ में मौजूदगी दर्ज हुई। नाचते समय राठौड़ के चेहरे पर देखी जा रही थी एक सुखद खुशी। और अब बात करते हैं दौसा विधायक मुरारी लाल की बयानबाजी की। सांसद और विधायक मुद्दे पर फिर आमने सामने। सांसद जसकौर मीणा ने विधायक को दी बीजेपी में आने की सलाह, तो विधायक बोले खुद की चिंता करें, हमारी नहीं। मैं बोल तो सकता हूं मुद्दों पर, सांसद तो कुछ बोल भी नहीं सकते। यदि बोले तो पूछे पीएम से कि क्यों बेच रहे सरकारी संयंत्रों को। क्या हुआ 15 लाख देने वाले वादों का। तो वाद विवाद यहां जारी जसकौर मीणा और मुरारी लाल मीणा के बीच में। जसकौर मीणा ने कहा कि आप बीजेपी में आ जाइए, अगर आपकी सुनी नहीं जा रही। तो मुरारी लाल मीणा ने जवाब दिया और कहा कि आप अपनी चिंता कीजिए, मैं कम से कम बोल तो सकता हूं मुद्दों पर, आप तो बोल भी नहीं सकती। और अगर बोल सकती हैं तो जरा प्रधानमंत्री से पूछिए कि क्यों वो सरकारी संयंत्रों को बेच रहे हैं। और जो 15 लाख नौकरी देने का वादा किया था, 15 लाख रुपए देने का वादा किया, उनका भला क्या हुआ, ये सवाल तो पूछिए।
क्या इस बयान के कोई और गहरे सियासी मायने? फिर से बड़ा बयान आया बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया का और कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस संगठन अंतिम सांसें गिन रहा है। इससे पहले भी पूनिया और बीजेपी के प्रमुख नेताओं ने बयान दिए थे। गुलाब चंद कटारिया कई बार बोल चुके हैं। प्रदेश में मध्यावधि चुनाव की संभावनाओं को लेकर बयान दिए गए और ये बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक बार फिर से कांग्रेस के अंदर कुछ विधायक नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। रमेश मीणा ने तो यहां तक कहा कि वो राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे और अगर नाराजगी दूर नहीं हुई, उनको सुना नहीं गया, तो वो इस्तीफा भी दे देंगे। अब इस सबके बीच में सतीश पूनिया का यह बयान राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से कयासों की बयारों को बढ़ा रहा है। और बात करते हैं राजनीतिक नियुक्तियों के लॉलीपॉप। समाप्त नहीं हो रहा नियुक्तियों को लेकर इंतजार। बीच में कुछ नियुक्तियां जरूर की गई। प्रदेश कांग्रेस भी जिला पदाधिकारियों को परफॉर्मा थमाकर भूल गई। जिला स्तर पर भी नियुक्तियों का अभाव है, तो प्रदेश स्तर पर आखिर कैसे होगी? ये सवाल सभी के जहन में। और जिस तरीके से माना जा रहा था कि फरवरी के अंदर नियुक्तियां हो जाएंगी, ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति में प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। असम विधानसभा चुनाव के लिए 17 प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। बात अगर पश्चिम बंगाल की जाए तो पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण के लिए 27 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया, उनकी घोषणा की गई। चौथे चरण के लिए 36 प्रत्याशियों की घोषणा की गई। केरल के अंदर बीजेपी ने 112 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी। और अब बात करते हैं जयपुर के एक बिल्डर का पब्लिसिटी करने का नायाब तरीका। दरअसल ट्रैफिक सिग्नल्स के चारों तरफ खुद के ब्रांड को लेकर जमकर प्रमोट किया जा रहा है। ट्रैफिक बैनर हो, होर्डिंग्स हो, चारों तरफ मोजिका बिल्डर का ही नाम लिखा जा रहा है। भारी यातायात वाले चौराहों पर भी मोजिका के नाम के होर्डिंग्स लगे हैं। इसके लिए यातायात पुलिस ने बिल्डर का सम्मान भी किया। स्ट्रेटजी पर हैरत करते हुए दूसरे बिल्डर्स में चर्चा है। करोड़ों की ब्रांडिंग, खर्चा ना के बराबर। अब शहर के दूसरे बिल्डर भी यातायात पुलिस से संपर्क साध रहे हैं। और संपर्क इसलिए साधा जा रहा है कि अगर सिर्फ यातायात नियमों के साथ में प्रमोशन हो रहा है तो फिर इसमें गलत क्या है? क्योंकि प्रमोशन करने में इस तरीके के करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, यहां बचाए जा सकते हैं। ट्रैफिक बैनर, होर्डिंग्स पर चारों तरफ मोजिका बिल्डर का नाम लिखा जा रहा है। भारी यातायात वाले चौराहों पर भी मोजिका के नाम की होर्डिंग्स लगी हैं और इसके लिए यातायात पुलिस बिल्डर का सम्मान भी कर रही है। इसीलिए दूसरे बिल्डर भी अब ट्रैफिक पुलिस के संपर्क में है ताकि वो भी इस तरीके से प्रमोशन, ब्रांडिंग कर सके। सवाल यह है कि आखिर कौन लेगा भैयाजी जोशी की जगह? दरअसल संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा 19 और 20 मार्च को बेंगलुरु में आयोजित हुई। 2 दिवसीय सभा ये होगी और हर 3 साल के अंदर संघ की ये बैठक आयोजित होगी। लेकिन कोरोना के चलते 500 से 550 स्वयंसेवक ही इस बैठक के अंदर हिस्सा ले पाएंगे। इस बार बैठक में नए सर कार्यवाहक के चुनाव होने की भी चर्चा है। दरअसल स्वास्थ्य कारणों के चलते खुद भैयाजी जोशी द्वारा पद छोड़ने की कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में नए सर कार्यवाहक के लिए दत्तात्रेय होसबोले और सुरेश सोनी के नामों की चर्चाएं, लेकिन दोनों में से दत्तात्रेय होसबोले की इस पद पर रहने की और संभालने की ज्यादा चर्चाएं। वहीं दूसरी तरफ भैयाजी जोशी से भी अपने पद पर बने रहने का आग्रह किया जा सकता है। संभवतः हर बार की तरह इस बार भी निर्विरोधी सर कार्यवाहक का चुनाव किया जाएगा। और बात करते हैं स्टार प्रचारकों की सूची। विवाद पर कांग्रेस का स्पष्टीकरण आया। दरअसल G23 नेताओं की सूची में नाम नहीं होने पर फिजूल का विवाद बताया गया। ऐसे विवाद की आलोचना करते हुए कांग्रेस ने स्पष्ट किया और कहा कि इस पर अनावश्यक बवाल खड़ा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बंगाल में होने वाले चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की पहली सूची है। असम, पुडुचेरी, केरल, तमिलनाडु, इनके लिए अभी भी सूचियां जारी करना बाकी है, जिसमें चुनाव प्रचार के लिए पार्टी के विभिन्न नेताओं को दायित्व सौंपा जाएगा। यानी कि G23 के जो नेता ये समझ रहे हैं कि बंगाल चुनाव के दौरान
जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हुई और उसमें उनका नाम नहीं है, उनको अभी इंतजार करना चाहिए। 4 अन्य जगह भी चुनाव होने और वहां पर भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी होगी। मुमकिन है कि उनको वहां पर जगह दी जाए। सवाल यह है कि स्केनिया कंपनी के भारतीय पार्टनर कौन है। दरअसल देश में इसे लेकर खूब सियासत हो रही है, क्योंकि स्वीडिश मीडिया ने इसे लेकर खुलासा किया है। कंपनी ने 2013-16 के बीच में बसें बेचने के लिए रिश्वत दी थी। भारत के कई राज्यों में रिश्वत देने की जांच भी चल रही है। ऐसे में एक बार तो घटना यहां तक घटी कि नितिन गडकरी के परिवार का नाम भी इसमें उछाला गया था, लेकिन खुद कंपनी ने गडकरी परिवार से संबंध से साफ इनकार कर दिया। अब भारत में स्वीडिश कंपनी स्केनिया के भारतीय पार्टनर की पहचान हो गई। सूरत निवासी रूपचंद बैदी की कंपनी है सिद्धि विनायक लॉजिस्टिक लिमिटेड, और अभी इस कंपनी की भूमिका सवालों के घेरे में है। जांच की जा रही है कि क्या भूमिका इस कंपनी की हो सकती है। भारतीय सियासत में चल रहा भक्ति का मोदी, राहुल, ममता बनर्जी, केजरीवाल सभी भक्त पूजा पाठ भी अब निजी नहीं सियासी हो गए हैं। पहले केवल बीजेपी ही करती थी इसका प्रयोग, लेकिन अब लगभग सभी पार्टियां इसी लाइन पर चल गई हैं और सुविधा के हिसाब से अपनी भक्ति का सार्वजनिक बखान भी किया जा रहा है। यानी कि जैसे जैसे चुनाव आते हैं वैसे वैसे भक्ति काल भी सियासी काल के अंदर समा जाता है और फिर भक्ति में डूबे हुए नेता अपने आप को न सिर्फ भक्त दिखाते हैं बल्कि धार्मिक तौर पर भी जुड़ाव महसूस कराते हुए अपने वोट बैंक के साथ जोड़ने की कोशिश करते नजर आए। वहीं केरल में कांग्रेस को रोकना ही बीजेपी का टारगेट है, क्योंकि केरल फ्लिप स्टेट यानी कि 5 साल में बदलती सत्ता। ऐसे में अब की बार कांग्रेस नेतृत्व वाली यूडीएफ की सत्ता में आने की उम्मीद, लेकिन बीजेपी इसे रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इसके लिए बीजेपी सीपीएम के नेतृत्व वाले मोर्चे की जीत के लिए मदद कर रहा है। ईसाई और हिंदू वोट बैंक को साधने के लिए भी हर कोशिश की जा रही है। केरल में बीजेपी की रणनीति से लेफ्ट से ज्यादा कांग्रेस को नुकसान हो सकता है, और जो ये फ्लिप स्टेट है यानी कि 5 साल एक पार्टी और 5 साल दूसरी पार्टी, कांग्रेस दोबारा यहां रिपीट ना हो, क्योंकि इस वक्त कांग्रेस नेतृत्व वाली यूडीएफ में सत्ता में आने की उम्मीद है। उसको रोकने के लिए बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है। माउंट आबू की सेहत को लेकर चिंता। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी ने केंद्र और राज्य सरकार से कहा कि माउंट आबू के जोनल मास्टर प्लान 2023 को सुधारें। माउंट आबू 25 जून 2009 को इको सेंसिटिव जोन घोषित हुआ। 29 अक्टूबर 2015 को केंद्र सरकार का नोटिफिकेशन सेज की तर्ज पर जोनल मास्टर प्लान 2030 की घोषणा की गई। घोषणा को चुनौती 2019 में एनजीटी का 9 सदस्यों का पैनल और कमेटी की रिपोर्ट के बाद प्लान मॉडिफाई करने के निर्देश दिए गए। निर्माण कार्यों में पर्यावरण का ध्यान रखने के भी निर्देश दिए गए। असम में नागरिकता संशोधन विधेयक बड़ा मुद्दा है। बीजेपी ने 2 वर्ष पूर्व इसको लागू करने में दिखाई तेजी और इसके खिलाफ असम में बड़े आंदोलन हुए। कोरोना वायरस के कारण सीडब्ल्यू का मुद्दा पीछे छूट गया। अब चुनाव में सीडब्ल्यू का नाम भी बीजेपी नहीं ले रही। बीजेपी की चुनावी सभाओं में सीडब्ल्यू का जिक्र नहीं। सीडब्ल्यू के खिलाफ असम में 2 क्षेत्रीय पार्टियां बनी। कांग्रेस का प्रचार जारी है, वहीं सीडब्ल्यू वापस नहीं हुआ है। अगले महीने विधानसभा चुनाव में बीजेपी की परीक्षा है। पिछली बार बनी थी सरकार, इस बार बनेगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। अब हमेशा के लिए बदल चुकी बंगाल की राजनीति। विधानसभा चुनाव में बंगाल की राजनीतिक तस्वीर साफ। तृणमूल कांग्रेस जीते या बीजेपी, कोई फर्क नहीं पड़ता। चरमरा गया है राज्य का पुराना राजनीतिक ढांचा। तृणमूल के पास संगठन और बीजेपी के पास संघ की ताकत। प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रही है बीजेपी। ममता बनर्जी बनाम मोदी बन गया है विधानसभा का चुनाव। क्या मोदी के नाम पर बीजेपी को जिता देंगे बंगाली? ये भी एक बड़ा सवाल है। बंगाल विधानसभा चुनाव में मोदी की भी एक तरीके से परीक्षा है। ममता बनर्जी हादसे में घायल, कोई हमला नहीं हुआ। चुनाव आयोग के प्रवेशकों ने रिपोर्ट दी है। नंदीग्राम के कार्यक्रम की अनुमति नहीं ली गई थी। सुरक्षा में चूक के कारण
दुर्घटना में घायल हुई थी ममता बनर्जी। स्थानीय अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है। नंदीग्राम में घटना का कोई अधिकृत वीडियो उपलब्ध नहीं है। 10 मार्च को घायल हुई थी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र को सिख फॉर जस्टिस से मिला था चंदा। यूएन हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स जेनेवा से पुष्टि। सिख फॉर जस्टिस ने यूएन को $10,000 दिए। खालिस्तान समर्थक संगठन है सिख फॉर जस्टिस। भारत में यह संगठन प्रतिबंधित है। संयुक्त राष्ट्र में लॉबिंग करने में जुटा सिख फॉर जस्टिस। कमीशन ऑफ इंक्वायरी के लिए लॉबिंग हो रही और संयुक्त राष्ट्र की ऐसी कोई योजना नहीं। अभिनेता सांसद परेश रावल ने लगाया सही दाव। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी कि एनएसडी के नए अध्यक्ष परेश रावल। एनएसडी को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित कराने की इच्छा है और इस मुद्दे पर 8 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी से भी रावल मिले थे। रावल ने रखा केवड़िया में एनएसडी की रेपरेटरी खोलने का प्रस्ताव और केवड़िया में लगी सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशाल प्रतिमा। नरेंद्र मोदी का पसंदीदा प्रोजेक्ट। पर्यटन बढ़ने की उम्मीद है। पर्दे पर सरदार पटेल की भूमिका निभा चुके हैं परेश रावल। शायद अब एनएसडी की उपेक्षा नहीं करेगी प्रधानमंत्री की कार्यालय। और अब बात करते हैं स्टेट ऑफ द स्टेट पॉल्स। विधानसभा उपचुनाव के दौरान राज्यों की स्थिति क्या? बंगाल में दीदी पर भारी पड़ेगी भगवा ताकत। तमिलनाडु में एआईडीएमके को स्टॉल कर पाएंगे स्टालिन। केरल में सत्ता में वापसी कर पाएंगे पिनाराई विजयन। क्या असम में फिर से सरकार बना सकेगी बीजेपी? केंद्र शासित पुडुचेरी में सत्ता से कितनी दूर है बीजेपी? ईटी मैगजीन में 5 राज्यों की अलग अलग रिपोर्ट। और अब बात करते हैं भारत बनाम इंग्लैंड के T20 सीरीज का दूसरा मैच आज खेला जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। शाम 7 बजे से ये मुकाबला शुरू होगा। 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से भारतीय टीम पीछे चल रही है। सीरीज में वापसी के लिए बल्लेबाजों को करना होगा बेहतर प्रदर्शन। रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में बल्लेबाजी क्रम कमजोर है। विराट कोहली, शिखर धवन और केएल राहुल से काफी उम्मीदें हैं। इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों से निपटने की एक बड़ी चुनौती भारतीय बल्लेबाजों के सामने बनी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।